नाम पर ये बहुत आगे तक निकल गया और उसने ये सारी समस्याएं जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी उसने इसको अनदेखा कर दिया, है ना। तो डेविड ईस्टन बेसिकली स्टिल वेरी साइंटिफिक इन इट्स असर्शन। डेविड ईस्टन एक वैज्ञानिक, एक विचारक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है और व्यवहारवाद का जो उसने निरूपण किया, व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन किया वो उसकी वैज्ञानिक सोच का वो प्रतिफल था। और जब वो आलोचना करता है व्यवहारवाद की तो आलोचना में इस बात की वो आलोचना नहीं करता है कि वो वैज्ञानिक, उसकी वैज्ञानिकता का, वैज्ञानिक अंश का, वैज्ञानिक पुट का कारण, वैज्ञानिक पुट का वो के अंश का वो आलोचना कर रहा है, ये वो वजह नहीं है। वजह कुछ और है कि सामाजिक समस्याओं का उसमें अनदेखा कर दिया गया, राष्ट्रीय समस्याओं को अनदेखा कर दिया, ये समस्या थी। जबकि लियो स्ट्रॉस और बाकी अन्य जो आलोचक हैं उन्होंने इस बात की आलोचना किया कि भाई जब आप सामाजिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की चेष्टा करेंगे, जब आप राजनीतिक विज्ञान को रसायन शास्त्र की तरह से, भौतिक शास्त्र की तरह से, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक वैज्ञानिक तथाकथित वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे, तो ये आपका असफल चेष्टा होगी। और इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का पतन हुआ है। इसलिए ये जो पांचों जो आलोचक है कहते हैं ये भूल जाइए कि राजनीतिक विज्ञान को हम वास्तविक विज्ञान मानने की हम प्रयास कर सकते हैं, ऐसा भूल जाइए। दैट पॉलिटिकल साइंस कैनॉट बिकम अ ट्रू साइंस, इट कैनॉट बिकम एन एग्जैक्ट साइंस, इट कैनॉट बिकम अ नेचुरल साइंस। और इसलिए अच्छा यही होगा कि राजनीतिक विज्ञान को एक मानवीय विज्ञान के रूप में पढ़ा जाए, एक ह्यूमन साइंस के रूप में पढ़ा जाए, एक फिलोसफिकल साइंस के रूप में पढ़ा जाए, एक एथिकल डायमेंशन का आधार पर स्टडी किया जाए, एक नॉर्मेटिव इशू की तरह से स्टडी किया जाए, ना कि साइंटिफिक बेसिस पर अध्ययन किया जाए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं तो तमाम ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचना का मूल आधार यही है कि वो व्यवहारवाद को एक वैज्ञानिक, एक दृष्टिकोण से देखते हैं, एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में देखते हैं जो अपने आप में दोषपूर्ण है, और उसकी वैज्ञानिकता जो तथाकथित है उसको छोड़कर एक समाज विज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, है ना। ये एक मानव विज्ञान है, ये एक दार्शनिक विज्ञान है ना, ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, उसी तरह से पढ़ना चाहिए। जबकि डेविड ईस्टन ने कहा नहीं, behavioralism is still a scientific approach. It cannot be faulted for being scientific in nature, है ना। उसने कहा कि यह वैज्ञानिक विचारधारा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति शैली है और इसलिए बिल्कुल सही है। समस्या ये है कि इसने विज्ञान पर सारी शक्ति लगा दिया, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर शक्ति लगा दिया और उससे सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं छूट गई, उसका अध्ययन नहीं हो पाया और यहीं से ही उसकी राजनीतिक विज्ञान के लिए समस्या शुरू हो गई। इसलिए उसने कहा अब से हमको क्या करना होगा, हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन करना होगा, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता को नहीं छोड़ना होगा, है ना। हमारी अध्ययन शैली तो मूल रूप से वैज्ञानिक ही होना चाहिए। Our method of studying political science should essentially be scientific in character. We don't need to leave aside the scientific character or the scientific notion of the study of political science, because if you minus the scientific character or the scientific approach, then your study of political science, the study of politics and the study of various events taking place within the domain of the state will become redundant. अगर आप अपनी वैज्ञानिकता हटा देंगे राजनीति के अध्ययन से, अगर आप वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, if you don't follow a scientific method of studying the politics or the scientific method of analyzing the state issues, perhaps you can never come to a right conclusion. Therefore, David Easton says that now the time is that we should focus our attention more on the social questions, on the economic questions, on the national and the international scenario. We should not simply focus our attention just to make the political science a scientific study. No, this should not be our sole focus. Rather, our attention should be equally
be focused on the social, economic, political, national and international issues apart from following our scientific orientation to the study of political science, to the study of the state, the society and the international system. So now I think that you must have got a fair idea about what is the difference between the criticisms leveled by the we can say by the critics of behavioralism on the one end, who are almost 4 or 5, the leading critics, and the criticism leveled by David Easton towards behavioralism. So that line of distinction about criticism of behavioralism, we should be very clear within ourselves, है ना? So dear students, with these words, with this lecture, I come to an end of this lecture. आज की बात हम यही समाप्त करेंगे. And in the beginning of my lecture I had thought, and in fact I had told you that in the later half of my lecture I would be picking up on the post behavioralism, but unfortunately I have not been able to start with post behavioralism because of because of explaining these concepts. And when you are talking about all these issues, you need to clarify each and every point. And particularly when it comes to me, I would like to emphasize, I would like to clarify a certain point to an extent where I start getting a feeling, yes, I have been able to drive through the message that I wanted to my students. This is my main objective, this is my main concern. Simply touching the subject, simply just passing through the, driving past the topic is not my aim. केवल विषय को टच कर देना, विषय को टच करके आगे बढ़ जाना, touch and go is not my major objective. Rather, I would like to clarify in depth about the various issues concerning the topics that I am dealing with, है ना? इसीलिए थोड़ा सा देर भी लग जा रही है. I am thinking, I'm realizing that I am spending maybe a bit more time on every topic, but then that, at least to me, that is inevitable. Still, I would like to be faster, if you permit me, to cover, so that I am able to cover so many other topics, है ना? तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं. In my next lecture, I would be speaking on post behavioralism. I will be telling you about post behavioralism, what is post behavioralism, what are its major postulates, what is the significance of post behavioralism. तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, dear students, and we meet in the next lecture. Thank you so much. Thanks for your patience, and thanks for attention as well. Okay, bye. Thanks a lot.